Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 2B of unit number 4. So in the previous lecture we have started properties of probability जहां पे हम लोगों ने देखा था एडिशन थ्योरम कब यूज करनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी कब कैलकुलेट होती है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी कि कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कब कैलकुलेट करनी है. And we have also done some problem to understand these topic. Now in this lecture based on the similar topic हम कुछ और problems देखने वाले हैं. तो चलिए straight forward अपना lecture start करते हैं on properties of probability. So as I told in the last lecture, addition theorem says कि अगर कोई दो इवेंट हैं और हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रोबेबिलिटी, then it is given as PA plus B is equal to PA plus PB, the total probability theorem. और वहीं पे अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं या एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट अकर हो रहा है, देन उस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय PAB इज इक्वल टू PA इनटू PB बाय A, जहां पे हमने PB बाय A को क्या बोला था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन ऑलरेडी इवेंट A हैज हैपेंड. राइट, सो इस बेस पे अगर हम बोले कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट थे तो हमने यहाँ पे पढ़ा था PAB सिंपली कैलकुलेटेड बाय PA मल्टीप्लाई बाय PB. तो मेनली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पे ये समझना है कहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, कहाँ पे हमें एडिशन अप्लाई करना है, जिसके लिए हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे लास्ट लेक्चर में. नाउ इस लेक्चर में भी हम प्रॉब्लम ही डिस्कस करने वाले हैं. तो जस्ट कंसिडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3. ऑलरेडी हैव डिस्कस टू प्रॉब्लम इन द प्रीवियस लेक्चर. तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3. अ प्रॉब्लम इन मैकेनिज्म इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स A, B and C whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 रेस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे कहता है कि आपके पास 3 स्टूडेंट हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट, उनके चांसेस क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4. राइट, सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं दिस इज नथिंग बट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी कि पहला स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट A जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2. Similarly, the second student probability to solve the problem, that is 1/3, and probability of C student to solve the problem is 1/4. Right? अब वो पूछता है what is the probability that the problem will be solved, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो प्रॉब्लम सॉल्व कब हो सकती है? प्रॉब्लम सॉल्व बहुत सारे केसेस है जहां पे हो सकती है. क्या क्या? लाइक आपके स्टूडेंट A ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, राइट, या B केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, या C केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि A B मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, C ना करे, या B C मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, A ना करे, या फिर A और C मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, B ना करे. तो मैं यहाँ पे B बार लगा देता हूं सो दैट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कि A B सॉल्व कर रहे हैं बट C सॉल्व नहीं कर रहा, B C सॉल्व कर रहे हैं बट A सॉल्व नहीं कर रहा, A C सॉल्व कर रहे हैं B सॉल्व नहीं कर रहा. या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सॉल्व कर दें, यानी कि तीनों सॉल्व कर रहे हैं और तीनों के तीनों ही आपके सॉल्व कर दें, यानी A B C तीनों ने सॉल्व कर दिया. राइट, सो दे आर मल्टीपल केसेस. बट अब ऐसे ढूंढने लगूं तो माइट पॉसिबल मैं कुछ गलती कर सकता हूं. तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होता है कि हम इस चीज को ना सोच के कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी. अगर मैं इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी? जब A भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, B भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए और C भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए. मींस A B C तीनों ही स्टूडेंट साथ में प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट उन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है. दैट मींस टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हुई? जी हाँ, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, बिकॉज दे आर साइमल्टेनियसली सॉल्विंग द प्रॉब्लम. राइट, सो दैट्स व्हाई अगर हम यहाँ पे लिखेंगे PA बार मल्टीप्लाई बाय PB बार मल्टीप्लाई बाय PC बार, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी. और अगर ये चीज मुझे प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी देता है, सो इफ आई राइट 1 माइनस दिस टर्म, तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी. राइट, सो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन में हम उस मेथड को प्रेफर करते हैं जिससे हम इजीली सॉल्यूशन तक पहुंच जाए. तो अगर मैं इस मेथड को अप्लाई करा तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते. बट फ्रॉम दिस केस अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं जो कि साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A not solving the problem, probability of B not solving the problem multiply probability of C not solving the problem. That means 1 minus half, क्योंकि A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ. ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 minus half. सिमिलरली B की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की 1/3, तो ना सॉल्व करने की 1 minus 1/3, और C की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो ना सॉल्व करने की 1 minus 1/4. तीनों को सॉल्व किया, we get 1/4. So this is the probability that the problem will not be solved by anyone.
बट नाउ वो हमसे पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व ना होने के लिए है तो सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्व की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 इज द आंसर। राइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। A can hit a target 4 times in 5 shots, B 3 times in 4 shot and C twice in 3 shots. So there are A, B, C 3 persons are there जिनकी आपको एक तरह से यहाँ पे probability ही given है कि वो कितनी बार टारगेट को अचीव करते हैं in their total number of shots. So अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं कि what is the probability of A that it will hit the target. So मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ the probability of A hitting the target is 4/5 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 5 और जिसमें से वो फेवरेबल कितने कर रहा है 4, तो यानी कि 4/5। सिमिलरली B कितना करता है 3 times in 4 shot तो दैट इज 3/4 एंड C कितना कर रहा है twice in 3 shot दैट इज 2/3। So from this statement we can write the probability of A hitting the target, B hitting the target and C hitting the target. Now further question में क्या बोला गया है, they fire a volley, what is the probability that at least 2 shots hit, right? अब ये तीनों पर्सन जो हैं ये एक फायर करते हैं, यानी कि तीनों ने एक साथ साइमल्टेनियसली फायर किया किसी पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर। Now what is the probability that at least 2 shot hit, यानी 2 shot hit का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2, तो 2 भी हिट हो सकते हैं और 3 के 3 भी हिट्स हो सकते हैं, राइट यानी तीनों ने जो हिट किया, तीनों ने जो टारगेट किया, तीनों ने जो शॉट मारा वो शॉट का शॉट टारगेट पे जाके लगे, राइट। सो तीनों का फायर भी हो सकता है और एटलीस्ट 2 का हो सकता है, बट कौन से 2 का? सो यहाँ पे दे आर मल्टीपल केसेस अगेन जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। सो कौन कौन से केस बन सकते हैं, लाइक तीनों के तीनों हिट कर दे, कोई 2 पर्टिकुलर हिट कर दे, एक ना करे, लाइक ए बी ने कर दिया सी ने नहीं करा, तो वही सेम चीज हो गई ए बी सी बार, प्लस ए ने कर दिया सी ने कर दिया बी ने नहीं करा, या बी ने कर दिया सी ने कर दिया ए ने नहीं करा, या फिर तीनों ने ही कर दिया ए बी सी, राइट। सो दिस इज द केस। तो हम बीच बीच में मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड का यूज कर रहा हूं या मतलब और का मतलब एडिशन, राइट। सो एडिशन कहां यूज होता है, जब दे आर मल्टीपल केसेस आर देयर बट इन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट मींस उन सबका एडिशन। बट जब हम साइमल्टेनियसली देख रहे हैं कि तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, दैट मींस द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो अब इन्हीं केसेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए। तो सबसे पहला केस मैंने बोला इफ ए बी सी ऑल हिट द टारगेट, तो हमें पता है ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, सी की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर तीनों के तीनों हिट करते हैं दैट मींस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इसे हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 2/5। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि ए बी हिट करे टारगेट को बट सी मिस कर जाए, तो यानी ए बी तो हिट है तो ए की प्रोबेबिलिटी है 4/5, बी की प्रोबेबिलिटी है 3/4, बट सी क्योंकि मिस कर रहा है तो सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 2/3। दैट मींस आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/5 इंटू 3/4 इंटू 1 माइनस 2/3 दैट बिकम 1/3। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, इट बिकम 1/5। सिमिलरली नेक्स्ट केस कि ए और सी हिट कर जाए बट बी ना करे, तो सेम केस ए हिट कर रहा है यानी कि 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी, सी हिट कर रहा है यानी 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी, बट बी हिट नहीं कर रहा, तो बी हिट नहीं कर रहा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 3/4 दैट मींस 1/4। तो यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 2/15। एंड द लास्ट केस दैट इज द थर्ड केस कि बी और सी हमारा हिट कर जाए बट ए हिट ना करे, तो इस केस में ए हिट नहीं कर रहा तो 1 माइनस 4/5, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 हिट ना करने की, 1 माइनस 4/5 इंटू 3/4 बी की प्रोबेबिलिटी इंटू 2/3। तो वन साइड राइट दिस एंड सॉल्व दिस, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/10, राइट। सो वी हैव नाउ 4 डिफरेंट केसेस जहां पर 2 या उससे ज्यादा जो शॉट्स हैं वो टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो दैट मींस ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या बनी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बनी अगर कोई भी केस इनमें से ट्रू हो जाता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो दैट मींस और, तो द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 शॉट विल हिट, तो 2/5 यानी कि फर्स्ट केस प्लस 1/5 प्लस 2/15 प्लस 1/10 सभी को ऐड कर दिया, विल गेट द आंसर 5/6। तो आई होप अब आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी कि कहां पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी यानी एडिशन प्रॉपर्टी कहां है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहां है, ये सब कहां पे यूज करना है, राइट। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है सो दैट हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करी थी उसको भी यहाँ पे समझे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्क कैसे करती है, राइट। सो इसके लिए प्रॉब्लम है बेसिकली यहाँ पे लिखा है अर्न कंटेन्स 10 white and 3 black balls, right? So here it is an urn that is 10 white and 3 black balls. Got it? Then उसके बाद while
अनदर अर्न कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो अनदर जो हमारे पास है ब्लैक, उसमें एक तरह से 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स आर देयर। नाउ 2 balls are drawn from the first urn. This is U1 and this is U2. तो इस urn 1 से आपकी 2 बॉल जो है वो ड्रॉ की जाती है, राइट? 2 balls are drawn. अब 2 balls अगर यहाँ ड्रॉन करनी है तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस क्या बनेंगे? अगर मैं कहता हूं ये अर्न है, इसे आपने सिलेक्ट किया, तो यहां से 2 बॉल ड्रॉ करने हैं, कितने टोटल एग्जॉस्टिव केस बनेंगे? जी हाँ, टोटल बॉल्स कितनी है? 13, तो यहाँ पे एग्जॉस्टिव केस हो जाएंगे 13C2, राइट? दिस इज एग्जॉस्टिव केस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। बट अब क्योंकि मुझे यहां से केवल 2 बॉल्स बाहर निकालनी है, तो 2 बॉल बाहर निकलने पे जब केसेस बनेंगे तो क्या बन सकते हैं? माइट पॉसिबल आपको दोनों कौन सी बॉल मिल जाए? दोनों व्हाइट बॉल मिल जाए, राइट? या दोनों ब्लैक बॉल मिल जाए, या फिर एक व्हाइट और एक ब्लैक मिल जाए, राइट? तो दीज आर द 3 चांसेस, 3 पॉसिबिलिटीज कि जहां पे हम 2 बॉल को बाहर निकाल रहे हैं तो वो 2 बॉल हमारी इस तरह से हो सकती है। दैट मीन्स अगर मैं यहां से 2 बॉल ड्रॉ करता हूं तो मुझे अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किस किस के लिए? जी हां, अगर फर्स्ट केस अगर आपकी 2 व्हाइट बॉल्स आती हैं तो 2 व्हाइट बॉल्स का मतलब कि वी विल टेक हाउ मेनी व्हाइट बॉल आर देयर? 10। सो 10 में से अगर 2 आ गई तो 10C2। या हो सकता है 2 ब्लैक बॉल्स हो, तो 2 ब्लैक बॉल्स का फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा? दैट इज 3C2, राइट? बिकॉज देयर आर 3 ब्लैक बॉल्स। और अगर हम कहते हैं 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, यानी कि 1 व्हाइट का फेवरेबल केसेस 10C1 एंड 1 ब्लैक का फेवरेबल केसेस 3C1, और ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों साइमल्टेनियस हो जाएंगे। सो दिस इज द केस 3। जब हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे, दिस इज द केस 2 एंड दिस इज द केस 1। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसे लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि वी हैव राइट कि लेट इवेंट ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? व्हाइट बॉल थी हमारे पास 10C2 डिवाइड बाय 13C2. So we can solve this 10C2, that is 10 into 9 divided by 13 into 12. It becomes 15 by 26. Similarly, I have considered that event B represented the probability of drawing 2 black balls, right, from the first urn and both are black. तो black की probability क्या हो गई? यहाँ पे आएगा 3C2 divided by 13C2. तो ये हो गया आपका 1 by 26. And similarly, probability of drawing 2 balls from first turn, that is 1 is black and 1 is white. So 1 is black and 1 is white, यानी कि 10C1 into 3C1 divided by 13C2, right? So इसकी केस हो गया that is 10 by 26. Got it? So अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या किया कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया था कि 2 balls are drawn from the first urn and put into the second urn. अभी तक हमें सेकेंड urn पे पहुंचे नहीं है, अभी तो हम केवल किस चीज को देख रहे हैं कि फर्स्ट बैग में से आपने 2 बॉल्स बाहर निकालनी है, तो वो 2 बॉल्स कौन कौन सी हो सकती हैं और उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो या तो इवेंट ए अकर होगा, या इवेंट बी अकर होगा, या इवेंट सी अकर होगा। अब कहता है कि अब जब ये बॉल निकाल ली गई देन इट विल पुट इनटू द सेकेंड अर्न। जी हाँ, अब ये बॉल्स यहां से निकल के इस सेकेंड अर्न में रखनी है। सो दैट मीन्स अब फिर से वही चीज है कि जब यहाँ निकालने के 3 केसेस हो गए, तो अगर यहाँ से 2 व्हाइट बॉल आई और ये 2 व्हाइट बॉल इस सेकेंड बैग में जाएंगी, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? यहाँ की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक। अगर आपके पास 2 ब्लैक बॉल आती तब क्या पॉसिबिलिटी बन जाती? 3 व्हाइट एंड 7 ब्लैक। और अगर 1 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल आती तब क्या पॉसिबिलिटी बनती? तब पॉसिबिलिटी बनती 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि अगर हम 2 बॉल्स निकाल के सेकेंड अर्न में पुट कर रहे हैं तो दैट मींस देयर आर 3 पॉसिबल केस, 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक, 3 व्हाइट 7 ब्लैक एंड 4 व्हाइट 6 ब्लैक, राइट? सो दैट मींस ये चीज हो गई कि हमारी फर्स्ट बॉल मतलब फर्स्ट बैग से 2 बॉल निकल के सेकेंड बैग में चली गई। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर, what is the probability that it is a white ball? Now it is asking कि उस सेकेंड बैग में से हमने बॉल को निकालना है कब? जब पहले बैग में से हमने 2 बॉल दूसरे बैग में डाल दिए, राइट? अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दूसरे बैग से जो बॉल निकाल रहे हैं वो एक व्हाइट बॉल हो, राइट? सो अब अगर यहाँ डिफरेंट 3 केसेस बने थे तो मुझे तीनों केस में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं फर्स्ट केस बताऊं तो फर्स्ट केस में अगर व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं इवेंट PW, राइट? सो ये फर्स्ट केस कब आएगा? 5 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल कब होंगी? जब ऑलरेडी ये इवेंट अकर हुआ हो, यानी कि यहां से क्या आया? यहां से 2 व्हाइट बॉल आई हैं, किससे? फर्स्ट अर्न से सेकेंड अर्न के अंदर। तो यानी कि ये प्रोबेबिलिटी कब अकर होगी? व्हेन ऑलरेडी इवेंट ए विल हैपन, दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड अर्न व्हेन ऑलरेडी दैट इवेंट ए यानी कि 2 व्हाइट बॉल्स हमारे अर्न 1 से अर्न 2 में प्लेस की गई हैं, तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा।
And if this is the combination, then what is the probability says? What are the total number of exhaustive cases? Now there are 10 balls. 10 बॉल में से मुझे एक बॉल निकालनी है, यानी 10C1, और वो बॉल कैसी होनी चाहिए? व्हाइट. तो यहाँ पे हो जाएगा 5C1 आर द फेवरेबल केसेस. यानी कि आंसर क्या हो गया? 5/10 इज इक्वल टू 1/2. सिमिलरली अगर हम केस 2 की बात करेंगे, तो सिमिलरली केस 2 का मतलब है ये केस जब अकर होगा, ये कॉम्बिनेशन तब बनेगा जब हमारा केस 2 यानी कि PB अकर हो चुका हो. यानी कि PW/B व्हाइट बॉल की प्रॉपर्टी व्हेन B इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंड, तो दैट इज गिवन बाय 3 व्हाइट बची, तो 3C1 डिवाइड बाय टोटल कितनी हो रही है? टोटल 10 ही हो रही है, तो 10C1. And similarly, if this event will happen first and then the combination become 4 white and 6 white ball, 6 black ball, तो उस केस में हमारी white ball probability क्या आएगी? 4C1 डिवाइड बाय 10C1. राइट. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि यहाँ पे कंडीशन है कि इनमें से कोई इवेंट अकर होगा. राइट. तो उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, और अगर जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो एक तरह से किस पे डिपेंडेंट है? पहले इवेंट पे जो कि ऑलरेडी हैपन हो चुका. राइट. अब होना तो एक्चुअली इन तीनों में से एक ही इवेंट है ना. या तो आपकी 2 व्हाइट बॉल आएंगी, या 2 ब्लैक बॉल आएंगी, या एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल आएगी. तो अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल? So probability of getting a white ball means और combination. जी हाँ, first one is the PA यानी कि पहला इवेंट अकर हो multiplied by PW/A. तो ये तो दोनों इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हुई कि पहले PA अकर होना चाहिए, उसके बाद PW/A अकर होगा. इसी तरह से PB अकर होगा पहले, उसके बाद PW/B अकर होगा, और फिर PC अकर होगा, और या फिर PWC अकर होगा उसके साथ. लेकिन होगा कोई एक कॉम्बिनेशन, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब इन सब का सम. तो यहाँ पे हम ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, PA, PB, PC एंड PW/B एंड W/C. सो ऑलरेडी बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर. राइट. सो विद दिस क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनी होगी किस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है इन द गिवन क्वेश्चन, कहां पे एडिशन है, कहां पे मल्टीप्लिकेशन है बाय डूइंग दीस प्रॉब्लम्स. विद दिस मैं कहूंगा आपका प्रॉपर्टी यानी ये टॉपिक ओवर होता है यहीं पे. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसी कंडीशन प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने की एक अलग थ्योरम होती है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम. सो बेस थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट किस तरह से उसमें प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थ्योरम, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.